हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत बच्चों का एक डाउट होता है और वो बच्चे अक्सर इस चीज को लेकर बहुत परेशान भी रहते हैं कि सर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हुए हम बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें, नीट की तैयारी करते हुए हम बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। ये बहुत बड़ा सवाल हर बच्चों का होता है। तो मैं आज इसको 2 से 3 मेथड आपको बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से आप दोनों सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप जो अपने कंपटीशन की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं उसी को यूज करते हुए आप बोर्ड्स में भी बहुत ही लिटिल एफर्ट के साथ बहुत अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। इसलिए आज का टाइटल क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी टू स्कोर 95+ मार्क्स इन बोर्ड्स विथ नीट। ओके, तो मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और ये सेम टेक्निक आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, ये हर बच्चों के लिए वैलिड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सेशन लेने की जरूरत क्यों पड़ी या बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन क्यों होता है। सबसे पहले 2 एग्जाम पे नाम लिख लेते हैं। एक है नीट जिसके आप तैयारी में रात दिन लगे रहते हैं और बहुत दिल से उम्मीद कर रहे होते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए और एक अच्छा कॉलेज मिले। दूसरा है बोर्ड्स। ओके, दोनों एग्जाम ही है, दोनों एग्जाम है, बट ऑफ कोर्स दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तभी आप थोड़ा चेंज भी करते हैं। बट अच्छी बात क्या है, दोनों का सिलेबस एक है। ओके, ये भी आपको पता है। बट दोनों एग्जाम है, दोनों का थोड़ा सिलेबस सेम है, दोनों के सारे टॉपिक सेम है, बट को अंतर क्या है दोनों में, दोनों के क्वेश्चन पूछने के तरीकों में डिफरेंस है और उससे भी बड़ी चीज उसके आंसर देने का तरीका अलग है। और यहीं पे थोड़ा सा कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है और कई बच्चे बोर्ड्स के पहले काफी पैनिक हो जाते हैं। तो इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से। सबसे पहले दोनों के क्वेश्चन पूछने के तरीके डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले दोनों के क्वेश्चंस के और आंसर के दोनों के तरीके क्या है, अलग है। क्वेश्चन भी आता अलग है और आंसर देने का तरीका बहुत अलग है। और आंसर के तरीके में सबसे ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि जो बोर्ड्स का क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो आसान है, वो आपके लिए काफी इजी है, बट आंसर देने के तरीकों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। देखते हैं। एक इस बबल्स को तो आप अच्छे से पहचान रहे हैं जिसके लिए आप रात दिन लगे रहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन में एनालिटिकल स्किल आपका यूज होता है, ठीक है। सो एनालिटिकल स्किल आपका यूज होता है, ठीक है। और दूसरे में आप उस टॉपिक के बारे में कितना पढ़ाई किए हो और कितनी चीजों को आप सीख कर रखे हो, सब कुछ आपको शब्दों में लिखना होता है। ओके, सो देखते हैं यहां पर। एक में आपको डिटेल में लिखना होता है, क्या पढ़ा है, उसके एग्जांपल्स देने होते हैं, और एक में सीधा कंक्लूजन होता है, मेथड्स की आप चिंता नहीं करते हो। तो एक मैं आपको तरीका बताता हूं। सपोज यही तरीका आप सबसे ज्यादा रखिएगा जब आप मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप करते क्या है, आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बनाते हैं, ठीक है। आप पीवाईक्यू सोल्व करते हैं इसके लिए, ठीक है, और उसमें भी आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सोल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई चैप्टर आपके नीट के लिए आपके कोचिंग में वाइंड अप हो जाए, खत्म हो जाए या उसको आप फिनिश कर लेते हो, तो आप क्या करना, उसी वक्त उसी टाइम एक सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे आप पीवाईक्यू हर बच्चा इसको खरीदता है, उसी तरीके से आप चैप्टर वाइज आप बोर्ड्स के भी आप क्या परचेज कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर, 10 ईयर एटलीस्ट 15 ईयर जितना मिल जाए। फिर मैं ध्यान से सुनना, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है तो आप मेडिकल के क्वेश्चन तो बनाते ही हो, उसी वक्त आप बोर्ड्स के भी क्वेश्चन बना लेना। इससे अंतर क्या होगा, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत तो होगी नहीं, न्यूमेरिकल से अप्रोच करने की दोबारा जरूरत होगी नहीं, आपको प्रैक्टिस होगा, आप न्यूमेरिकल्स के ऑलरेडी किंग हो मेडिकल की तैयारी करते करते। ओके, और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम यहीं पे बच्चा थोड़ा सा फेस करता है, ठीक है। आपको नीट की तैयारी करते करते आप कभी मेथड्स पे गौर नहीं करते हैं, बस आप किसी भी तरीके से आंसर को मिलाना चाहते हैं बेस्ट तरीके से। बट जो बोर्ड्स की तैयारी होती है वहां पर आपको आंसर तो लाना ही है, साथ ही साथ स्टेप्स का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ प्रोसेस का भी, और फुल एक्सप्लेनेशन लिखना है। और यही डिटेलिंग चाहिए, मतलब है ना, सिर्फ डिटेलिंग चाहिए यहां पे। और यहीं पे बच्चों को थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन होता है। तो तरीका क्या है, आपको अंतर पता ही चल गया। कई बार क्या होता है, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट, मैं कॉन्सेप्ट लेता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट नाम के लिए क्लास 11th का टॉपिक है। ओके, आप ये मत कहिएगा कि सर ये तो क्लास 11th का, नो, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं। बोर्ड्स कैसे पूछेगा, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, डिफाइन इट, एंड
और गिव इट एग्जाम्पल, तो आप कुछ एग्जाम्पल लेके समझा दोगे। अब यहां पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा। नीट को इससे कोई मतलब नहीं है। नीट सीधा पूछेगा 2 मोल इसका, 2 रिएक्टेंट है, एक का 4 मोल, रिएक्शन बैलेंस, वो आपकी टेक्निक है, कैसे सीखे हो, मुझे आंसर चाहिए बनेगा कितना, उसे इससे मतलब नहीं है। बट आपको बोर्ड्स के लिए पूरे प्रोसीजर फॉलो करने हैं। दूसरा, जो वहां टीचर मार्किंग स्कीम देने जाते हैं, उनको बोर्ड्स के लिए इस स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो आपको 1 मार्क्स इतने के लिए, तो आपको स्टेप्स अपने नहीं खाने हैं। वहां पर आपको सीधा आंसर पे नहीं आ जाना है, आपको पूरी डिटेलिंग के थ्रू जाना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स का स्कोर कर सके। अगर थोड़ा बहुत लास्ट स्टेप में एरर हो भी जाता है तो पहले के स्टेप्स के लिए आपको नंबर मिल सके। तो ये एक प्रॉब्लम है। उससे भी अच्छी बात, आप चैप्टर वाइज जब टॉपिक एनालिसिस करोगे तो जो बच्चा बोर्ड्स की मेडिकल की तैयारी टॉप लेवल से कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। उसको कई जगहों पर स्कूल में या कई जगहों पर बोल दिया जाता है कि पहले बोर्ड्स तो पढ़ लो फिर नीट, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई बच्चा हायर कॉन्सेप्ट को सीखकर अपने सारे नीट के क्वेश्चन कर रहा है, मैं आपको एश्योर करता हूं वो बच्चा कभी बोर्ड्स में खराब कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अंतर कहां होगा? हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर वो शॉर्ट मेथड में लिखने की आदत हो गई है, उसको लॉन्ग मेथड में लिखने की आदत नहीं है, उसको लैंग्वेज की आदत नहीं है। इसके कारण 5 की जगह 0 नहीं मिल जाएगा, 1 नंबर कम हो सकता है, ठीक है। तो कभी, और ये बट अगर आपका ये अच्छा है ना, इसको अच्छा करना बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। कैसे? और आपको इसका आंसर पता है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअली हमने बात किया कि जो चैप्टर आपने नीट के लिए तैयार किया है, पूरा थ्योरी और पूरा न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी दोनों आपका तैयार है, ठीक है। सेम चीज आपको बोर्ड्स के लिए रेप्लिकेट्स करना है। एडिशन क्या होगा? सिर्फ एडिशन क्या होगा यहां पर? लैंग्वेज का, जो आपको वहां पर आदत नहीं है। तो सेम वक्त अगर दोनों करते जाओगे तो आपको बोर्ड्स बहुत ज्यादा आसानी से हर चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। सबसे मजे की बात अब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप दोनों से पूछे तो सब, जैसे ही आपने ले लिया 2 से सपोज ये 11 से 2020 तक का सोल्ड पेपर है, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले लो जो आपको मिल जाए। आप पता है सबसे मजेदार चीज क्या है? आप जब PYQ नीट का भी सोल्व करते हो तो आप पाओगे कि कई सारे क्वेश्चंस वहां रिपीट होते हैं, ऐसा मिलता है। हाँ, वहां कम चांसेस होता है, कॉन्सेप्ट तो बहुत मिलता है। बोर्ड्स की तो ऐसी कहानी है, ये तो थ्योरेटिकल भी पूछेगा, न्यूमेरिकल भी पूछेगा। मैं आपको एश्योर करता हूं हर चैप्टर में मुश्किल से 10 से 12 नए सवाल होते हैं, मैक्सिमम रिपीट होते हैं, थोड़ा वैल्यू चेंज। इवन क्वेश्चन तो थ्योरी क्या नया पूछेगा, ओके जब आप पाओगे तो देखना। आप क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, जैसे काइनेटिक्स में उठाता हूं 12 से, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द टाइम विल बी 90% कंप्लीटेड। फिर से वही है, एक बार क्वेश्चन को ऐसे आया, अगली बार क्वेश्चन को ग्राफ से पूछ दिया। अब आपको पता करना है, यहां फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ था, अब आपको पता करना है कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। उसी को फ्रेम कर करके आपको ये सीधा पलटते रहेंगे और आप अक्सर पाओगे एक ही टाइप का क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी होता रहता है। और इसका प्रूफ कहां से मिलेगा? देखो, अक्सर देखो 89 नंबर क्वेश्चन, आंसर रेफर टू 75, 71, 80, 75, 80। मैं आपको श्योर करता हूं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा। और दूसरी बात, आप इसको जब भी आप सैंपल पेपर बनाओगे तो आपको क्वेश्चन लिखने का पैटर्न दिखता जाएगा कि लिखा कैसे जाता है, स्टेप्स को मेंटेन कैसे किया जाता है। दिस इज द ओनली वन थिंग यू हैव टू वर्क ऑन इट, ओके। दूसरा, जैसे मोल है, अगर मेडिकल कभी मोल का डिफिनेशन नहीं पूछता, बस बोर्ड्स पूछेगा। अंतर कहां होगा? आपको वही डिफिनेशन लिखना है जो बुकिश है और जो स्कूल टीचर अपने आप में जिस मोल के कॉन्सेप्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई बार ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैं भी नवोदय से पढ़ा हूं और वहां पे कई टीचर बोर्ड्स की कॉपी को चेक करते हैं। होता क्या है, आपको मोल आया, आपने अपने तरीके से लिख दिया कलेक्शन ऑफ दिस मच पार्टिकल, ओके। तो कई बार क्या होगा, आपने लिखा सही है बट वो नंबर शायद आधा कम दे देंगे या पूरा खराब कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नजरों में ये एक्सपेक्टेशन है कि यू विल राइट द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एज मच एज द क्वांटिटी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सो एक्चुअली इस पे आपको काम करना होगा, ठीक है। और वो स्कूल टीचर, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनको ब्लूप्रिंट मिलता है और उनको एक्सपेक्टेशन होता है कि आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखोगे। जैसे IUPAC OH को अल्कोहल कहता है, उसी
तरह से मोल का जो डिफिनीशन है एग्जैक्ट में आप जाओगे। तो अगर आप शुरू से आप इन चीजों को करते रहोगे, जस्ट ए फन बोर्ड ना, दोनों से मेरे एक सीनियर थे नवोदय में, उनका 2002 में एम्स में भी सिलेक्शन था, उस वक्त AIPMT होता था, उसमें भी सिलेक्शन था, साथ ही साथ वो बोर्ड्स के भी टॉपर थे। उससे भी बड़ी बात, वो बायोलॉजी से तो टॉप किए भी थे, साथ ही साथ मैथ भी टॉप किए थे। हमारे स्कूल में ट्रेंड था, मैक्सिमम अच्छे बच्चे मैथ बायो कॉम्बिनेशन बोलते थे, हम दोनों पढ़ते थे, एंड कैन यू बिलीव वो दोनों में टॉप किए थे। स्ट्रेटजी अगर अच्छा है ना, यू कैन डू एनीथिंग। आप ऐसे ही देखोगे हर चैप्टर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट मिलेगा, और लिखने की प्रैक्टिस के लिए आपको सैंपल पेपर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सैंपल पेपर हो सकता है आप लास्ट में पढ़ लेना, ठीक है, बट जब चैप्टर वाइंड अप होता है तो आप उसी वक्त, मेरा एक टीचर का सजेशन मानो, आप प्रीवियस ईयर बोर्ड्स कभी खरीद के रखो, और एक चैप्टर वाइंड अप होने के बाद पढ़ना आसान होगा, तुरंत बच्चों की तरह यूं एकदम करते जाओगे। और उससे भी अच्छी चीज, अगर आप डिफिनेशंस पढ़ोगे बोर्ड्स वाले में, तो आपको नीट का भी काफी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन होता जाएगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बोर्ड्स एग्जाम्पल के लिए सैंपल जरूर लीजिए, और उसके सोल्व तरीकों को देखिए कि किस तरह सोल्व होता है, ताकि आपको लिखने का पैटर्न पता चल सके। मुझे लगता है कि 2 सबसे आसान तरीके थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे 12th के साथ मेडिकल कर रहे हैं, उनके जोश में कोई कमी नहीं होगी। अगर आपका प्लान अच्छा है तो एक दिन जरूर, वो बोर्ड्स हो चाहे नीट हो, इसी तरह एक है स्माइलिंग फेस के साथ आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर से निकलेंगे, और हर चीज आप बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे विदाउट एनी स्ट्रेस। ओके, तो इसी तरह से बस ये 2 पॉइंट मैंने कहा था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा, और बस आप दोनों एग्जामिनेशन को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर लेंगे। सो आई होप ये सजेशंस आपको पसंद आया होगा, और इसको आप अपने बोर्ड्स की तैयारी के टाइम उतारेंगे, और ये आपकी जिंदगी में एक अच्छा, ये सजेशंस आपके लिए अच्छा काम आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन, तब तक के लिए बाय। सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये कमेंट का ये सजेशंस कैसे लिखे, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो उसे भी बताइएगा। ओके, बाय।